नमस्कार दोस्तों लगता है ये जो पूरा वॉर है वेस्ट एशिया में वो अब एक दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा जो भी बॉम्बिंग हो रही थी, स्ट्राइक्स किए जा रहे थे, वो ज़्यादातर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर थे। जैसे ईरान के अंदर आप देख लीजिए, खर्ग आइलैंड हो गया। तो अमेरिका का अभी तक यही कहना था कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन कल क्या हुआ है, अमेरिका ने ईरान के जो सबसे बड़े ब्रिज है उसको गिरा दिया, और उसके बाद अब आप देखोगे तो तेहरान की तरफ से क्लियर कट धमकी दी गई है। आप देख सकते हो खबर, तेहरान हिट लिस्ट ऑफ 8 गल्फ ब्रिजेस आफ्टर यूएस डिस्ट्रॉयज द बिगेस्ट इन ईरान। और ये जो 8 ब्रिजेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई छोटे मोटे ब्रिज नहीं है, ये वर्ल्ड रेनाउंड और ये गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अगर इनको खतरा हुआ तो आप समझिए कितने लोगों की जाने जाएगी और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या यहां से जो पूरा वॉर है वो एकदम दूसरे ही डायरेक्शन में जाने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यहां पर क्या क्या चीजें बोली गई हैं वो सब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। अभी जो इमीडिएट ट्रिगर आप सब जान रहे हो, पिछले 1 महीने से लगातार वॉर छेड़ रखा है। यहां पर यूएस और इजराइल ने मिलकर स्ट्राइक किया, और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया वो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। और अभी यहां पर जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, कल जो है अमेरिका ने जो ईरान का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है, B1 ब्रिज तेहरान के नज़दीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देख सकते हो बहुत ही भयानक नज़ारा था, और काफ़ी जिस तरह से इसके ऊपर बॉम्बिंग की गई पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो गया। और ये जो ब्रिज है ना, इट वॉज अ सिंबॉलिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अभी इसके ऊपर काम भी चल रहा था, एंड यहाँ पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा बताया जाता है। एंड कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये जो पूरा वॉर में शिफ्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये प्योरली मिलिट्री साइड से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो नेचर है यूएस स्ट्राइक का, इसको समझिए। टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्या था अमेरिका का इसके ऊपर स्ट्राइक करने का? यूएस का क्लेम यह है कि ये जो ब्रिज था ये मिसाइल ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री मोबिलिटी इन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो इट वाज कंसिडर्ड डुअल यूज टारगेट, मतलब सिविलियंस इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अमेरिका ये भी कह रहा है कि यहां पर मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल करती थी। फिर दूसरा, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस समझिए। अगर अमेरिका इतने बड़े ब्रिज को गिरा रहा है, मतलब वो क्या अचीव करना चाहता है? मिलिट्री डिसरप्शन, मतलब जो ट्रूप्स की मूवमेंट हो गई, वेपन्स की मूवमेंट हो गई, उसको अमेरिका रोकना चाहता है, सप्लाई चेन को ब्रेक करना चाहता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, मतलब यूएस ने यह कह दिया है कि अब हम आपके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये एस्केलेशन का भी सिग्नल है, क्योंकि पूरे वॉर में अगर आप देखोगे ना, धीरे धीरे चीजें काफी एस्केलेट होती गई। पहले लग रहा था कि अब चीजें रुक जाएंगी, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा है, कहीं से भी वो रुक नहीं रहा है। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे नेटो ने बॉम्बिंग किया था सर्बिया पर 1999 में, वहां पर भी ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किए गए थे। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए ना, रशिया यूक्रेन वॉर में, वहां पर भी ब्रिजेस पर भी, इनफैक्ट मुझे याद है जो क्राइमिया और रशिया का जो मेन लैंड है, दोनों को ब्रिज कनेक्ट करती है, उसके ऊपर 2 बार अटैक किया गया है, जो टॉर्पीडो होता है उसके थ्रू। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा। ईरान ने कल का जो हमला हुआ है उसका बदला लेने के लिए कहा है, और कहा है कि हमने गल्फ रीजन में 8 मेजर ब्रिजेस को आइडेंटिफाई किया है। और ये कहां कहां पर है? कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, और जो सऊदी अरब बहरीन को ब्रिज कनेक्ट करता है, इन सब के ऊपर वो अटैक करने वाला है। इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे एक है किंग फहद कॉजवे, ये बेसिकली आपको सऊदी अरब और बहरीन को जो कनेक्ट करता है, जो कि बहुत ही फेमस है, कई बार आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह इसके बारे में। और ये ट्रेड के लिए, ऑयल लिंक्ड लॉजिस्टिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईली सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक है। इसको अटैक करने की बात कही जा रही है। दूसरा है अबू धाबी के अंदर शेख जायद ब्रिज, ये भी आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये एक आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएई का, सिंबल मॉडर्नाइजेशन का सिंबल आप कह सकते हैं, अर्बन कनेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शेख जायद ब्रिज हो गया। एक और है कुवैत के अंदर शेख जबर कॉजवे, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिजेस है दुनिया में, और कुवैत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप देख ही रहे हो पिछले कुछ दिनों से कुवैत के ऊपर काफ़ी हमला हो रहा है, उनके जो एयरपोर्ट्स हो गए, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पर ईरान ने काफ़ी अटैक किया है। इसके अलावा यहाँ पर जॉर्डन और जो वेस्ट बैंक को ब्रिज कनेक्ट करता है, किंग हुसैन ब्रिज, जो कि स्ट्रैटेजिक क्रॉसिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है रीजनल मोबिलिटी के लिए, इसको भी अटैक करने की बात कही गई है। मतलब ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम आपके ब्रिजेस पर अटैक करेंगे। इसके कॉमन फीचर्स अगर आप देखोगे ना, तो ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, सिंबॉलिक नेशनल एसेट है। तो बेसिकली ईरान ये कह रहा है कि देखो, आपने हमारे ब्रिज को तोड़ा, और आपने ऐसा किया है, तो अब आप चीज़ों को एस्केलेट करना चाह रहे हो, आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना चाह रहे हो। तो ईरान का यही कहना है कि अब हम भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो अमेरिका तक
हमला नहीं कर सकता, ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तो ईरान ने भी एक दूसरी स्ट्रैटेजी चली है कि कैसे अमेरिका पर प्रेशर बनाया जाए, और वो ये है कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक किया जाए। और ब्रिजेस ही क्यों, मतलब इसका स्ट्रैटेजिक लॉजिक समझिए कि ब्रिज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखो ब्रिज ऐसी चीज होती है ना जो कि मैक्सिमम डिस्ट्रप्शन ला सकती है छोटे से एफर्ट से। मतलब एक मिसाइल आपको दागना है, ब्रिज को तोड़ना है, पूरी की पूरी जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं ना, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, यहां पर डिस्ट्रप्शन है तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सेम उसी प्रकार से ब्रिज को अगर आप खत्म करते हो, मतलब दो जगहों के कनेक्टिविटी को आप रोक दे रहे हो, पूरे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो हॉल्ट हो जाएगा। और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, मतलब ट्रेड, ऑयल, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ये भी डिसरप्ट हो जाएंगे। एंड पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो गल्फ की जो इकोनॉमीज हैं वो कनेक्टिविटी के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से ईरान ने भी तय किया कि हम भी अटैक करेंगे। और पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी है, ईरान ने भी मैसेज दिया है कि अगर कोई भी कंट्री यूएस को सपोर्ट कर रहा है तो वो भी उसका टारगेट बनेगा, चाहे वो गल्फ मोनार्कीज हो गई, यूएस के जो अलाइज हैं इस पूरे रीजन के अंदर। और साथ ही साथ एस्केलेशन विदाउट डायरेक्ट वॉर, मतलब इंस्टेड ऑफ अटैकिंग यूएस मेनलैंड, जो कि अगेन ईरान वो नहीं कर सकता, दैट इज वाई ईरान ने कहा है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, अपने प्रॉक्सीज का भी मदद लेंगे। साथ ही साथ अगर हम इसके लीगल डायमेंशन की तरफ देखें, देखो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा वॉर हो जाए। देखो वॉर जब होता है ना वो दो देश के मिलिट्री के बीच में होता है, वो दो देश के लोगों के बीच में नहीं होता है, ये एक चीज समझिएगा। तो यहां पर जब तक कोई भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है ना, जब इस तरह की वॉर होती है तो कौन ध्यान देता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो डिबेट यहां पर यह है कि देखो यूएस ये कह रहा है कि जो हमने ईरान का ब्रिज खत्म किया वो ड्यूअल यूज टारगेट था, वो मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं, ये सिर्फ सिविलियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर वॉर क्राइम्स का भी खतरा हो जाता है। जब आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हो तो इसमें सिविलियंस कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उसका डायमेंशन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट ईरान ने तो आपको याद होगा ये भी कहा था कि जब वॉर के शुरुआत में यूएस ने अटैक किया था तो ईरान के एक जो स्कूल है जिसमें कई सारी बच्चियां पढ़ती हैं वो यहाँ पर मारी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वॉर जब इस दिशा में जाती है मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है इसकी वजह से। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझिए, ट्रम्प बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है, हमने ईरान के मिलिट्री को एकदम मतलब उनकी कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो रिसेंटली यूएस की तरफ से जो इंटेल सामने आए हैं उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि अभी ईरान के पास काफी कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो करंट एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, ईरान के पास कम से कम 1500 मिसाइल्स हैं। वैसे उनके पास करीब 2500 के पास पहले थे, लेकिन 1/3 जो आर्सेनल है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 1/3 डैमेज हुए हैं या फिर अंडरग्राउंड में छुपाए गए हैं। मतलब कम से कम आप कह सकते हो कि 30-40% अभी भी ऑपरेशनल है। तो यहां पर एक चीज समझना है, ईरान अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो शिफ्ट कर रहा है, वो हाई वॉल्यूम अटैक नहीं कर रहा है कि अंधाधुंध बस मिसाइल बरसाते रहो। ईरान ये कर रहा है कि जो लिमिटेड स्ट्राइक करो लेकिन उसका इंपैक्ट ज्यादा हो, और वो अपने मिसाइल्स को लॉन्ग वॉर के लिए प्रिजर्व करके रख रहा है। एक्चुअली यही हुआ है ना, यूएस ने, इजराइल ने यही सोचा था कि जब वो अटैक करेंगे ईरान पर, मैक्सिमम ईरान जो है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक टिक पाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ईरान ने भी स्ट्रैटेजी चली और वो लॉन्ग वॉर के लिए अपने आप को बचा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी की बात करें तो देखो उसका अंडरग्राउंड स्टोरेज है। क्यों वो सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि बहुत वर्षों से उसने काम किया है, डीप बंकर्स बनाए हैं ताकि मिसाइल्स को प्रोटेक्ट करें और अमेरिका उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। उसको डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। मोबाइल लॉन्चर्स हैं, मतलब ट्रकों पर यहाँ पर मिसाइल्स फिट हैं, वो कहीं पर भी लगातार मूव करते रहते हैं, तो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। हिडन लॉन्च साइट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन की भी कैपेबिलिटी है, मतलब ऑल्दो यूएस का ये कहना है कि हमने उनके प्रोडक्शन पर भी प्रहार किया है, लेकिन वो अगेन उसको रिबिल्ड कर सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो ये जो डेवलपमेंट हुआ है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हिट करना, ये बहुत ही डेंजरस टर्निंग पॉइंट होने वाला है। एंड यूएस का जो स्ट्राइक है इसकी वजह से ये वॉर पूरा एक्सपैंड होगा। ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो देखना होगा किस तरह का होने वाला है। क्या गल्फ कंट्रीज के जो ब्रिजेस हैं क्या एक्चुअल में उसको खत्म किए जाएंगे?
तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हो सकता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो करंट पोजीशन है वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से ब्रिजेस ऐसे हैं जो दो देशों को कनेक्ट करते हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और हमारा नया बैच 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।